तो कांग्रेस पार्टी का अभी देखा जाए तो स्टैंड चुनाव में क्या होने वाला है, किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा? किसी की बात की, लोकशाही की बात की, इन्होंने सेक्युलरिज्म की बात की। राजनीतिक कारण था या एक षड्यंत्र रचा गया था? एनएसए हो, ईडी हो, ये मेरे खिलाफ है ना, तो बस उसके यहाँ ये लगा दी। इतने साल जिन्होंने राज किया वो मुख्यबल किसी बिल आतंकवादी कहा फार्मर्स को, ये मुट्ठी भर किसान है, आंदोलनजीवी है। तो संविधान का मुद्दा क्या रहेगा इस बार का? अभी मुंबई ना एक सेक्युलर शहर है। अरे भाई, तपस्या किसानों ने की है, आपने नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जिक्र नहीं है। धर्म के नाम पर एक दूसरे के यहाँ जाना बंद हो गया। नवी मुंबई में एक पत्थर भी नहीं गिरेगा। यही तो संविधान का मुद्दा है। जिसको आप हिटलर कहते थे, जिसको आप हिटलर की राजनीति वाला बनाते थे, जिसको आप बोलते थे ये दंगे भड़काते हैं, जिसको आप बोलते थे ये डेमोक्रेटिक नहीं है, एक वार्ड के साथ लड़े हैं। अभी 3 वार्ड आए। वो हमारे लिए भी, सभी पार्टीज के लिए वो नई चीज़ है कि एक व्यक्ति और वोटर्स के लिए भी 3 वोट देगा। ये नवी मुंबई ने अभी तक देखा नहीं है। का मोर्चा संभालना बहुत आगे बढ़ रहा है। हर किसी पार्टी में महिलाओं को जोरदार चांस दिया जा रहा है। यूपी जैसे चुनाव में भी ज़्यादा से ज़्यादा वोटर दिया जा रहा है। 50% सीट्स एमएलएस की कांग्रेस पार्टी महिलाओं को देने जा रही है। जातिगत आरक्षण 12 आरक्षित सीट रहेगी। 27% ओबीसी आरक्षण अब नहीं है। नमस्कार, आज हम आए हुए हैं नीला जी के पास, जो महाराष्ट्र विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं महिला कांग्रेस की। आइए जानते हैं, आज हम उनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं, जिसमें नवी मुंबई की इलेक्शन है और राष्ट्रीय मुद्दे के साथ में नवी मुंबई का चुनाव में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला आने वाले चुनाव में। नमस्कार नीला जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी का जो चुनाव होने वाला है नवी मुंबई का, उसमें कांग्रेस पार्टी महाआघाड़ी के साथ जाने वाली है या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाली है? एक्चुअली इसकी राह हम भी देख रहे हैं आपके साथ, क्योंकि ये तय तो हमारी महाराष्ट्र कांग्रेस करती है। ये कोई जिला लेवल पे तय नहीं होता। तो ऐसा है कि जल्द ही ये डिक्लेयर हो जाएगा। हम तो चाहते हैं, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ अगर तीनों पार्टी इकट्ठा के लड़ती है तो। और पिछली बार ऐसी तैयारी हुई थी कोविड के पहले, लेकिन अब देखते हैं हमारे सम्माननीय अध्यक्ष नाना पटोले जी है, वो जिस तरह से आदेश होगा उनका, वैसे यहाँ की इलेक्शंस लड़ी जाएगी। लेकिन हम दोनों के लिए तैयार हैं। हम वार्ड वाइज भी हमारी तैयारी कर रहे हैं और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनती है तो उसमें भी लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का अभी देखा जाए तो स्टैंड चुनाव में क्या होने वाला है, किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा? जैसे आप जानते हैं, नवी मुंबई हर एक शहर की अपनी राजनीति अलग होती है। नवी मुंबई में इतने दिन जिन्होंने राज किया वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, और उसके जो मुखिया रहे हैं वो नाइक खानदान पूरा रहा है। पहले वो शिवसेना में थे, तो जैसे और जगह के राष्ट्रवादी है वैसे ये नहीं है। और महाराष्ट्र के जो राष्ट्रवादी के नेता है वो बहुत सारे कांग्रेस में से वहाँ गए हैं। यहाँ बात थोड़ी अलग है। यहाँ शिवसेना से आए हुए राष्ट्रवादी के नेता रहे और उन्होंने काफ़ी साल यहाँ की महानगर पालिका चलाई है। हम भी उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कई सारे उपमहापौर रहे हैं, स्टैंडिंग चेयरपर्सन्स रहे, वो हमारे भी रहे हैं। लेकिन हम राष्ट्रवादी के साथ थे, हम पर्सनली उनके साथ नहीं थे। ये महाराष्ट्र का आदेश था हमारी पार्टी को, उस तरह से हम उनके साथ रहे। कई सारी अच्छी चीज़ें नवी मुंबई में हमने की है। लेकिन जब ऐसा कोई नेता कि जिसको उसके पार्टी में, जैसे कि नाइक जी राष्ट्रवादी से है, पूरे उनका खानदान तो थे, वो अचानक से एक दिन भारतीय जनता पार्टी के बन जाते। आपको क्या लगता है कि आज जो चुनाव, जो पिछले चुनाव में आया था, तो अचानक देखा गया कि जितने भी एनसीपी हो गया या शिवसेना से पार्टी बीजेपी में भर्ती हो गए, तो आपको इसके पीछे कारण क्या लग रहा है? नहीं, एक मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सभी बीजेपी में जाते हैं ऐसा नहीं है। कोई शिवसेना भी चला जाता है। अभी आपने देखा, और केरल कांग्रेस में भी हुआ है, सिर्फ एक जगह नहीं, कई सारे अलग। लेकिन जैसे एक माहौल बना था 2014 के बाद कि बस अभी एक ही पार्टी राज करने वाली है,
इसलिए मैं समझती हूँ कई सारे मराठी में वो बोलते हैं जो दौड़ने वाला घोड़ा है उस पर आप दाव लगाते हैं, तो वैसे वो चले गए। जिनका राजनीति ये उद्योग है, वो व्यवसाय है, वो लोग वहाँ वैसे चले गए। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ इतने सालों से डेमोक्रेसी की बात की, लोकशाही की बात की, इन्होंने सेक्युलरिज्म की बात की, वो अचानक से वहाँ चले गए। मैं तो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता नहीं हूँ, लेकिन लोकल लेवल पे हाँ हूँ, प्रवक्ता भी रही हूँ। तो एक सेक्युलरिज्म के लिए बोलने वाले एक नेता थे गणेश नाइक जी, और बहुत हिटलर के खिलाफ तो बहुत बोलते थे, और वो खुद वहाँ चले गए। तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उनका जैसे ग्लास हाउस गिराया गया वैसा बहुत कुछ बड़ा होने वाला था इसलिए वो यहाँ चले गए, या तो फिर और कोई उनको कुछ और बड़ा पाना होगा। आने के पीछे आपको क्या लग रहा है कि एक राजनीतिक कारण था या एक षड्यंत्र रचा गया था? षड्यंत्र बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हाँ, भारतीय जनता पक्ष तब तो एकदम ये साफ है। ईडी का नाम अभी तक किसने सुना भी नहीं था। ईडी पहले से ही है, वो अभी 14 के बाद नहीं तैयार हुआ। लेकिन जैसे एनएसए हो, ईडी हो, ये मेरे खिलाफ है ना, तो बस उसके यहाँ ये लगा दूँ। ये बहुत आसान है। फिर शरद पवार जी ने, महाराष्ट्र के बड़े नेता है, राष्ट्रवादी के हैं, लेकिन उन्होंने एक बार ये कहा मैं खुद आता हूँ आपके पास, और वो निकले भी थे उनके घर से मुंबई में, लेकिन उनको उधर के ऑफिसर ने ये कहा यहाँ मत आइए। क्यों कहा? क्योंकि लोगों का सपोर्ट उनके साथ बन चुका था। आपको पता है कि बारिश में उन्होंने जो भाषण वगैरह दिया, और वही नहीं, महाराष्ट्र अलग है। आप कभी भी पीछे जाके दीजिए, ये छोटा इंटरव्यू मतलब समय अपने को कम है, लेकिन आप पीछे देखेंगे महाराष्ट्र ने हर बार अलग तरह से वोटिंग की है, और इस बार महाविकास आघाडी करके यही दिखाया है की महाराष्ट्र ऐसा नहीं है की ज्याला मराठीत म्हणतो असं बगलेत मारून घेऊन जा, ऐसा नहीं है महाराष्ट्र के लोग। और मुझे लगता है अगर स्थानिक चुनाव अब होते हैं तो इतने साल जिन्होंने राज किया वो मुख्य बल गिरेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे को लेके गणेश नायक जी से, जैसे अभी हैं, उनसे फाइट करने वाली या फाइट बैक आने वाली है? ऐसा है कि जैसे मैंने पहले कहा, कई सारी चीज़ें हमने उनके साथ यहाँ की है, मतलब इकट्ठा अच्छा काम किया है। लेकिन कई सारी ऐसी भी लिस्ट है, जैसे क्वारी के सवाल है, जैसे कि एफएसआई का सवाल है, जैसे कि और सारे, जैसे इलेक्शन आएंगे वो निकलते जाएंगे। एक ब्रिज ऐसा है जो उन्होंने सिर्फ उनके ऑफिस के लिए ही बनाया, ऐसे लगता है इस तरह का ब्रिज है। मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उन्होंने जो चाहा तभी उनको मिल गया था। जैसे एक ही टेबल पे सभी निर्णय होते थे, पालक मंत्री भी होते, उनके यहाँ एमपी भी उनके ही बेटा था, एक एमएलए भी था, एक महापौर भी बन गया, और उन्होंने ये खुद कहा है कि मुझे इतना सब कुछ पार्टी ने, राष्ट्रवादी ने दिया है, मैं क्यों जाऊँ, और वही खुद चले गए। और ऐसे कई सारे नेता हैं यहाँ, ऐसी मंदा मात्रे जी है, ऐसे गणेश नायक है, ऐसे रामशेठ ठाकुर जी, और कई सारे। तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई विचारधारा को देख के नहीं गए हैं, खुद के लिए गए हैं, लेकिन पार्टी उनके साथ नहीं जाएगी। देखिए, आप ये समझ लीजिए, वो राष्ट्रवादी पर चुन के आए थे, वो बीजेपी से नहीं चुन के आए थे, वो राष्ट्रवादी से चुन के आए थे। और इसलिए जब अब अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस सेना ऐसा गठबंधन होता है तो वो मुख्य बल गिरेंगे। अभी एक सेंट्रल में एक मुद्दा चल रहा है, कृषि बिल, जिसमें अभी देखा होगा कि मोदी जी ने तीनों बिल को रिपील कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है या ये मुद्दा बीजेपी के सपोर्ट में जाने वाला है? देखिए, जिस नेता ने, जिस मोदी जी ने, उनकी सरकार ने गोलियां चलाई, खालिस्तानी आतंकवादी कहा फार्मर्स को, ये मुट्ठी भर किसान है ऐसा कहा। इतना ही नहीं, वो आंदोलन जीवी एक शब्द उन्होंने निकाला, ये आंदोलन जीवी है, ये सब कुछ कहा। ये भी अचानक इसी तरह से एक दिन बोलते हैं मैं पवित्र मन से ये पीछे ले रहा हूँ, और मैंने तपस्या शायद मेरी पूरी नहीं हुई पड़ी, इसलिए ये किसानों को मैं बोल नहीं पाया। अरे भाई, तपस्या किसानों ने की है, आपने नहीं।
जब उन्होंने तपस्या की है, उन्होंने फल पाया है कि आपको रिपील करना पड़ा, आपको पीछे लेना पड़ा। और अब ये जान रहे हैं कि माहौल बदल रहा है। लखीमपुर खेरा जब से हुआ तब से माहौल और ज़्यादा उद्विग्नता आई उसमें, वो बढ़ने लगा। आपने डेमोक्रेसी जैसे चर्चाएं छोड़ दी है, ऐसा अपनी संसद में कभी नहीं हुआ। आप जानते हैं कि जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, अन्ना हजारे जी कांग्रेस के खिलाफ थे। आप जानते वो अब कई सारे अभी बीजेपी में गए, वो तब उनके साथ में थे। तब अन्ना हजारे जी जब संसद में आए तो पूरी संसद खड़ी हो चुकी थी और तभी कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, यूपीए गवर्नमेंट था। क्यों? भले अन्ना हजारे जी अपने पक्ष में न बोले, लेकिन वो एक लोक नेता है, उनके लिए खड़ा होना ज़रूरी है। ये सब बीजेपी भूल चुकी है। वो बंटवारा कर रही है और वो सिर्फ जैसे कश्मीर, लद्दाख और ये सब अलग बनाए, वैसे सिर्फ ज़मीन का बंटवारा नहीं है, दिलों का बंटवारा कर रही है। तो मेरा है कि जैसे अभी आपने बताया कि कृषि बिल को रिपील किया गया है, उसमें कुछ खामियां थी। अगर कांग्रेस इस बिल खामियां थी इसलिए नहीं किया रिपील, उनको लोगों का प्रेशर बढ़ा, इसलिए उन्होंने कृषि बिल रिपील किया है। आपको क्या लगता है क्या कारण है उसको रिपील करने के, उसमें क्या खामियां थी देखा जाए तो? देखिए, हमारा तो कांग्रेस पार्टी का विरोध रहा है, क्योंकि उधर उस कृषि बिलों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जिक्र नहीं है। उस कृषि बिल में जैसे जो अनाज आता है उसका जो स्टोरेज है वो सिर्फ बड़ा कर सकेगा, छोटा किसान वो कर नहीं पाएगा, इस तरह का है। वो तीनों कानून के लिए काफ़ी आया है इसके पहले, इसलिए वो मैं विस्तार से नहीं कहती हूँ, लेकिन वो है। तीसरा जो ये है कि जैसे एपीएमसी मार्केट का एक चलन था कि जहाँ पे ये सब उद्योग चलता था, वो बंद करना चाहते हैं, लेकिन तैयार क्या करना चाहते हैं ये उन्होंने नहीं लिखा है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही मतलब अनिर्णित सी थी और इसलिए उनको ये पीछे करना ही था। और सबसे ज़्यादा महत्व का, इस पे कोई चर्चा ही नहीं हुई है। अगर बिना चर्चा किए आप सीए मंजूर करते हो, बिना चर्चा किए आप किसान के कानून मंजूर करते हो, बिना चर्चा किए आप ये तीनों उसको राज्य का दर्जा कश्मीर का निकाल लेते हो, तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अगर चर्चा होता है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं? वो तो देखा जाएगा, अभी देखते हैं ना संसद में क्या होता है। अगर चर्चा होती है और आखिर करने वाले वो है, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध ऑलरेडी किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि एपीएमसी जैसे जो रचनाएं है, म्हणजे जहाँ पे माल लाता है फार्मर और जो उसका होता है, उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र ने भी ये किया है, लेकिन कुछ चेंजेस, ये नहीं कि आप पूरा उखाड़ लो। इन्होंने तो पूरा उखाड़ ही लिया था। जैसे ऐसे होता है ना, मराठी में ये बोलते हैं, अगर इस पे छोटे बच्चे ने कुछ गंदा कर दिया तो हम हाथ नहीं काटते हैं, हम वो साफ करते हैं। तो अगर कुछ खामियां है तो उसको दूर करो। आपने तो पूरा हाथ ही काटना शुरू किया, तो लोग इसको मंजूर नहीं करेंगे। तो संविधान का मुद्दा क्या रहेगा इस बार का? अगर किस संविधान के किस मुद्दे को लेकर? जो मैंने कहा, नवी मुंबई ना एक सेक्युलर शहर है। जब मुझे बिल्कुल याद है कि जब 92 में दंगे हुए थे, तब हम छोटे थे, मतलब मुंबई में ऐसे दंगे हमने देखे नहीं थे इतना ज़्यादा। मतलब हमारे साथ काम करने वाले लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के यहाँ जाना बंद हो गया था। वेरी पेनफुल इट वॉज, बहुत कठिन था। तभी पूरी नवी मुंबई शांत थी और तभी गणेश नाइक जी ने कहा था, मुझे अभिमान है नवी मुंबई में एक पत्थर भी नहीं गिरेगा, और नहीं गिरा था, एक भी पत्थर नहीं गिरा था। और वही गणेश नाइक साहब आज वही पार्टी में चले गए हैं जो आरएसएस ने बनाई हुई है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। यही तो संविधान का मुद्दा है। जिसको आप हिटलर कहते थे, जिसको आप हिटलर की राजनीति वाला बनाते थे, जिसको आप बोलते थे ये दंगे भड़काते हैं, जिसको आप बोलते थे ये डेमोक्रेटिक नहीं है, उसी के लिए आप चले गए, उसके साथ आप चले गए। इससे और संविधान की चेष्टा क्या हो सकती है? तो मेरा और है कि इस अभी जो चुनाव होने वाले उसमें महिलाओं का कितना योगदान रहेगा इस चुनाव में? देखिए, इस बार नवी मुंबई में और एक नई चीज़ है, हम हर बार एक वार्ड के साथ लड़े हैं, अभी 3 वार्ड आए। वो हमारे लिए भी
सभी पार्टीज के लिए वो नई चीज़ है कि एक व्यक्ति और वोटर्स के लिए भी 3 वोट देगा, ये नवी मुंबई ने अभी तक देखा नहीं है। तो इस बार प्रभाग हो गए, 3 पैनल होगा, 3 जन इकट्ठा लड़ेंगे। तो अभी देखते हैं ये सब रचनाएं कैसी बनेगी। तो देखा गया है कुछ विकट महिलाओं का मोर्चा संभालना बहुत आगे बढ़ रहा है। हर किसी पार्टी में महिलाओं को जोरदार चांस दिया जा रहा है। यूपी जैसे चुनाव में भी ज़्यादा से ज़्यादा वोटर दिया जा रहा है। देखिए, आपने प्रियंका जी की घोषणा शायद सुनी होगी। यूपी में उन्होंने ये कहा इस बार, अब कैसे आती है देखा जाएगा, लेकिन 50% सीट्स एमएलएस की कांग्रेस पार्टी महिलाओं को देने जा रही है। एमएलएस की 50% रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है, लेकिन एमएलएस में उन्होंने खुद ये डिक्लेयर किया, जबकि वो प्रभारी है यूपी की। ऐसा जब होता है तो एक लहर आती है। यहाँ तो 50% रिजर्वेशन है ही है, और मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जिसने पहले महिला विंग बनाई, जिसके कार्यकारिणी में हर एक जगह आपको कंपलसरी महिला लेना पड़ता है। बीजेपी जिस आरएसएस से बनी है ना, उस आरएसएस की कार्यकारिणी में एक भी महिला नहीं है। उसमें दलित भी मुझे पता नहीं, सब सवर्ण आरएसएस के जो विश्वस्त है, और सिर्फ सवर्ण नहीं, शायद ब्राह्मण है, मुझे पता नहीं। वो आप देखिए गूगल पे, जो मैंने सर्च किया ये मुझे दिखा। तो मैं ऐसे पार्टी से हूँ जहाँ इंदिरा जी है, जहाँ सरोजिनी नायडू है, उसके पहले और कई सारी ऐसी महिलाएं है, और जहाँ चले जाओ का नारा लगने के बाद जो झंडा फहराया गया वो एक महिला ने फहराया था अगस्त क्रांति दिन में। मैं वो पार्टी से हूँ और मुझे अभिमान है बहुत इस चीज़ का। इस बार लगता है कि देखा जाएगा कि इस बार महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान है इस चुनाव पर। बिल्कुल रहेगा, और वो दिन ब दिन बढ़ने वाला है। हमारी पीढ़ी अब 50 की हो गई, तो हमारे अगले वाली जो महिलाएं होगी बहुत कठिन है। अभी तक का ये चला कि नेता की बीवी या नेता की माँ या नेता की बेटी आ जाती है, महिलाएं टफ देगी, अब इतना आसान नहीं है। हाँ, एक आध बार आ सकती है कोई, ऐसा नहीं, क्योंकि वो नेता ने भी तो काम किया है, तो वो रिजर्व सीट्स होती है तो वो मांग लेता है, ऐसा कुछ होता है, एडजस्टमेंट्स होते हैं पार्टी में। लेकिन एक बार आ गई इसलिए बार बार आएगी ऐसा मत समझिए, कोई आपके पीछे खड़ा है, इतना पक्का समझिए। इस बार के चुनाव में जातिगत आरक्षण किस हद तक मुद्दा बन सकता है? अभी देखिए, ये अगेन मैं बोलती हूँ, ये तो देश के लेवल का है। ओबीसी आरक्षण अब है नहीं, तो यहाँ एससी सीट्स है, एसटी सीट्स है। नवी मुंबई शायद 2 एसटी सीट्स है और 10 एससी सीट्स है, 12 सिर्फ रिजर्वेशन है, बाकी पूरे ओपन सीट्स है, पूरे ओपन सीट्स है। इसका मतलब 12 आरक्षित सीट रहेगी, 27% ओबीसी आरक्षण अब नहीं है। तो अभी ये इलेक्शन फिर भी जिन इसमें कोई ओबीसी सीट है उसमें उन महिलाओं को रखा जाएगा इस बार, अब वो देखा जाएगा। जहाँ रिजर्वेशन है वहाँ रहेंगी 50%। अभी वापस वार्ड रचना होगी ना, पहली जी वो चेंज हो गया, अब 11 वार्ड्स बढ़ चुके हैं। जब 11 वार्ड बड़े हैं तो उसका सब बाउंड्रीज चेंज हो जाएंगी, तो अब देखते हैं कैसे होगा। ये अलग चुनाव होगा, ये पक्का है। नमस्कार, आपने हमारे सभी सवालों का बाकी से जवाब दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह की न्यूज़ के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।